Good morning, dear students. How are you? Today I am going to teach you your next part of the second lesson, end of bipolarity. Today we shall discuss consequences of disintegration of Soviet Union. So let us begin today. The collapse of the Second World of the Soviet Union and the socialist systems in Europe, Eastern Europe, had profound consequences for world politics. Let us note here three broad kinds of enduring changes that resulted from it. Each of these had a number of effects that we cannot list here. तो सोवियत संघ की जो दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था, उनके पतन के परिणाम स्वरूप विश्व राजनीति के लिहाज से अगर देखें तो ये बड़े ही गंभीर परिणाम रहे। अगर इसे मोटे तौर पर देखें तो तीन प्रकार के यहाँ पे चेंजेज आए थे और बाद में आए ये चेंजेस। हर जो चेंज है, हर एक परिवर्तन है, उसके बहुत सारे प्रभाव हुए। उन सभी प्रभावों को यहाँ सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता और न ही ऐसा करना सही रहेगा। पहला क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल, it meant the end of Cold War confrontations. The ideological dispute over whether the socialist system would beat the capitalist system was not an issue anymore, since this dispute had engaged the military of the two blocs, had triggered a massive arms race and accumulation of nuclear weapons, and had led to the existence of military blocs. The end of the confrontation demanded an end to this arms race and a possible new peace. तो पहला ये था कि दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर का संघर्ष है वो हो गया। दूसरी दुनिया का मतलब है वो देश जिनकी सीमाएं सोवियत संघ यूनियन से लगती थी, उन देशों का जो संघर्ष चला हुआ था शीत युद्ध के दौरान, उस संघर्ष की समाप्ति हो गई और वो दूसरी दुनिया के देश भी वहाँ पे समाप्त हो गए, उनका पतन हो गया और एक समाजवादी व्यवस्था वहाँ पे उभरी। उस समाजवादी व्यवस्था में पूंजीवादी प्रणाली अब पछाड़ पाएगी या नहीं, ये बात देखने वाली थी। पूंजीवादी व्यवस्था से मतलब है लोकतांत्रिक पूंजीवादी जो विचारधारा से अमेरिका प्रभावित था। यह विचारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा वहाँ पे। शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझा हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ की। हथियारों की वहाँ उनके बीच में तेज होड़ लगी हुई थी। परमाणु हथियारों के वहाँ पे संचय अधिक से अधिक कर रहे थे दोनों देश, तथा विश्व को सैन्य गुटों में इन्होंने बांट दिया था। शीत युद्ध के ख़त्म होते ही हथियारों की होड़ भी वहाँ पे ख़त्म हो गई। शीत युद्ध का ही मतलब है हथियारों की होड़ होना। डायरेक्ट वहाँ पे कोई युद्ध नहीं था, लेकिन युद्धों के वहाँ पे होड़ थी। जैसे अभी आप देख रहे हैं चाइना और इंडिया के बीच में ऐसा ही कुछ चल रहा है, ऐसी स्थिति बनी हुई है और ये एक नई शांति की संभावना का वहाँ पे जन्म हुआ इस तरीके से। सेकेंड, पावर रिलेशंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड एंड देयरफॉर द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो changed. The end of Cold War left open only two possibilities. Either the remaining superpowers would dominate and create a unipolar system, or different countries or groups of countries could become important players in the international system, thereby bringing in a multipolar system where no one power could dominate. As it turned out, the US became the sole superpowers, backed by the power and prestige of the US. The capitalist economy was now the dominant economic system internationally.
Institutions like the World Bank and the International Monetary Fund became powerful advisors to all these countries since they gave them loans for their transitions to capitalism. Politically, the notion of liberal democracy emerged as the best way to organize political life. दूसरा कारण वहाँ पे जो रहा था दूसरा जो कारण रहा था सेकंड पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड कि जो शक्ति संबंध थे विश्व की राजनीति में वो बदल गए थे और इस कारण विचारों और संस्थाओं की प्रभाव में भी वहाँ बदलाव आया था। शीत युद्ध के अंत के समय केवल दो संभावनाएं थी, या तो बची हुई महाशक्तियों का दबदबा रहेगा दुनिया में या एक ध्रुवीयता का विषय बनेगा और फिर कई देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोड़ बनकर उभरेंगे और इस तरह बहुविध ध्रुवीय विषय बनेगा जहाँ किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। हुआ यह है कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सह पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था बन गई है। अमेरिका की ताकत और उसकी प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है उसकी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं भी विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार यहाँ पे बनकर उभरी हैं, क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की ओर पूंजीवाद की ओर दिशा की ओर जो इन्होंने कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं से कर्ज लिया। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को एक जगह एक सूत्रबद्ध करने के लिए सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभर कर सामने आया। और तीसरा, थर्ड, द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक मेंट द एमरजेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज। ऑल दीज कंट्रीज हैड देयर own independent aspirations and choices. Some of them, especially the Baltic and the East European states, wanted to join the European Union and became part of the North Atlantic Treaty Organization (NATO). The Central Asian countries wanted to take advantage of their geographical location and continue their close ties with Russia and also to establish ties with the West. The US, China and other. Thus the international system saw many new players emerge, each with its own identity, interest and economic and political difficulties. It is to these issues that we now turn. तीसरी बात है कि सोवियत खेमे का अंत एक अर्थ था नए देशों का उदय होना। इन सभी देशों की संतर्क पहचान और पसंद है। इनमें से कुछ देश है खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तर अटलांटिक संधि यानी कि नाटो का हिस्सा बनना वो चाहते थे। मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा और पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन और अन्य देशों के साथ संबंध बढ़ाए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नए खिलाड़ी सामने आए। हर एक के हित, पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याएं अलग अलग थी। आगे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हम करेंगे और चर्चाएं की जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम, यानी कि साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी वहाँ पे दी गई। The collapse of communism was followed in most of these countries by a painful process of transition from an authoritarian socialist system to democratic capitalist system. The model of transition in Russia, Central Asia and East Europe that was influenced by the World Bank and the IMF
came to be known as shock therapy. Shock therapy varied in intensity and speed amongst the former Second War countries, but its direction and the features were quite similar. साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी यहाँ पे आई। साम्यवाद का पतन हो गया। पतन के बाद जो पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य थे वो एक ही सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था के हिस्से बनने व्यवस्था की तरफ उन्होंने दौड़ करना शुरू कर दिया। इस कष्टप्रद संक्रमण से वो होकर गुजरे, उनको देखा कि किस तरीके से एक विचारधारा का परिवर्तन वहाँ पे हो रहा है। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देश में पूंजीवादी की ओर जो बढ़ने का एक खास मॉडल अपनाया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी यानी कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, इस थेरेपी का नाम दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज शॉक थेरेपी? शॉक थेरेपी क्या थी? ये क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। जो भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे ही थे। Each of these countries was required to make a total shift to a capitalist economy, which meant rooting out of completely any structure evolved during the Soviet period. Above all, it meant that private ownership was to be the dominant pattern of the ownership of property. Privatization of state assets and corporate ownership patterns were to be immediately brought in. Collective farms were to be replaced by private farming and capitalism in agriculture. This transition ruled out and any alternative or third way other than state controlled socialism or capitalism. हर एक देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था। इसका मतलब ये था कि सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। सामूहिक फॉर्म को निजी फॉर्म में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू की गई। इस संक्रमण में राज्य नियंत्रित समाजवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था का तीसरे रूप को मंजूर नहीं किया गया। Shock therapy also involved a drastic change in the external orientation of these economics. Development was now envisaged through more trade, and thus a sudden and complete switch to free trade was considered essential. The free trade regime and foreign direct investment (FDI) were to be the main engines of change. This also evolved openness to foreign investment, financial opening up, and deregulation and currency convertibility. अब शॉक थेरेपी से क्या हुआ कि जो ये विश्व की अर्थव्यवस्था थी, ये बाह्य व्यवस्थाओं के प्रति इनका रुझान था जितना भी वो बदल गया। बुनियादी तौर पर देखा गया कि वो रुझान बदल गया था इन व्यवस्थाओं को, अर्थव्यवस्थाओं के प्रति बाह्य जो अर्थव्यवस्थाएं थी। अब ये मानना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही प्रगति किया जा सकती है, प्रगति की जा सकती है, विकास किया जा सकता है। इस कारण जो मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन किया गया, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीतियाँ वो महत्वपूर्ण मानी गई।
Finally, the transaction also involved a breakup of existing trade. Finally, the transaction also involved a breakup of the existing trade alliances among the countries of the Soviet bloc. Each state from this bloc was now linked directly to the West and not to each other in the region. These states were thus to be gradually absorbed into the Western economic system. The Western capitalist state now became the leaders and thus guided and controlled the development of the region through various agencies and organizations. Finally, क्या हुआ कि जो संक्रमण था इसमें सोवियत खेमे में मौजूद जितने भी व्यापारिक संगठन थे उन व्यापारिक संगठनों को अलायंसेस को ट्रेड अलायंसेस को समाप्त कर दिया गया। खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया, डायरेक्टली टू द वेस्ट एंड नॉट टू द ईच अदर रीजन। तो उनको सीधा पश्चिमी मुल्कों से जोड़ दिया गया। इस तरह क्या हुआ कि धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित कर दिया गया, अर्थव्यवस्था में इनको मिला दिया गया। पश्चिमी जो दुनिया थी उस दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपनी जो अलग अलग उनकी एजेंसीज थी उनके संगठन थे उनके सारे उन्होंने इस खेमे के देशों के विकास का मार्गदर्शन भी किया और उनको अपने नियंत्रण में भी लिया और इस तरीके से एक नई व्यवस्था वहाँ पे उन्होंने निर्माण किया। तो थोड़ा सा मैप है, इसमें हम मैप को देख लेते हैं, पीछे इम्पोर्टेंट होता है मैप। इसमें पॉलिटिकल मैप ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स 1997। तो पूर्वी यूरोप है, मध्य यूरोप और स्वतंत्र राज्य है, इनका ये मानचित्र है यहाँ पे दिया गया। इसमें आप देख सकते हैं इस मानचित्र में बहुत सारे देश दिखाए गए हैं। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ से, लेकिन मोटे तौर पर मैं आपको बता दूँ, जैसे कजाकिस्तान है यहाँ पे, ये कजाकिस्तान से ये रसिया है, रसिया मतलब रूसी संघ है, इसको हम रूसी संघ कहते हैं। और बहुत सारे रूस के देश हैं इसमें और रूस के साथ लगे हुए देश हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे दिखा रखा है। जैसे यूक्रेन यहाँ पे दिखा रखा है, यूक्रेन है, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ये सारे तुर्की, ठीक है, ये सारे बहुत सारे देश हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये मैप है। देखिए यहाँ पे टर्की है, यहाँ पे तुर्की दिखा रखा है, ठीक है। तो बहुत सारे जैसे बेलारूस हो गया, ये यहाँ पे यूक्रेन हो गया यहाँ पर, और तुर्की यहाँ पे हो गया, और जैसे यहाँ पर रोमानिया, बहुत सारे ऐसे देश हैं, बुल्गारिया है, बोस्निया है, हर्ज़ेगोविना, कोसोवो, क्रोएशिया, बहुत सारे यहाँ पे देश हैं, यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो बच्चों इनको एक बार मैप को आपकी बुक में होगा साफ साफ इसको स्टडी कर लें, क्योंकि अगर मैप आप अच्छे से आ गया तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो समझने में आपको समस्याएं नहीं आएंगी। पोलैंड है यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू विद ग्रेट ट्रेजर ऑफ नॉलेज। टुमारो वी शैल टेक आवर नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी की क्या परिस्थितियाँ रही, क्या उनका परिणाम रहा, ये हम जो कल को पढ़ेंगे यहाँ पे शॉक थेरेपी के बारे में। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी के परिणाम
इन 1990s का, यानी कि रिसेंट में ही है शॉक थेरेपी। यह भी चली ही है, तो करंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से इसका कल को अध्ययन करेंगे। एंड सून वी आर गोइंग टू फिनिश दिस चैप्टर। आई थिंक 2 more videos, in 2 more videos I would have completed the lesson, and I hope you are doing your question answer. Still if you have any problem, beta, talk to me, okay, and come to school to get your notebooks checked. If you have any problem regarding study, then call me, okay. May God and Saraswati bless you. Thank you and have a good day.